Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is the land settlements, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स. तो अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट दिस टॉपिक. और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, अगर इन क्वेश्चंस को आप क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट दैट इज civilstep.com. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम लैंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. लैंड सेटलमेंट से शुरुआत करेंगे. तो हमने देखा था कि जो इंडियन है वो एक एग्रेरियन कंट्री है, यानी ज़्यादातर रेवेन्यू जो अर्न होता है वो कंट्री का वो एग्रीकल्चर से अर्न होता है और लैंड रेवेन्यू से अर्न होता है. तो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो इंडिया में बहुत सालों से चला आ रहा था, जिसमें जागीर्स होती थी, यानी पूरी कंट्रीज को जागीर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था किंग्स ने, और उस पर एक पर्सन होता था विच वाज नोन एज जागीरदार एंड दैट पर्सन यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑल दी पॉपुलेशन. लेकिन जब ब्रिटिशर्स का एडवेंट हुआ कंट्री में, तब हम देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को एक्सपेरिमेंट किया और इंट्रोड्यूस किया. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द परमानेंट सिस्टम. तो इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरीके से इस सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ इंडिया में. तो 1765 में जब हमने चार्टर्स एंड एक्ट्स के बारे में पढ़ा था, वहीं पर हमने पढ़ा कि 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने दीवानी राइट्स को एक्वायर कर लिया था बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा के. यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अब ईस्ट इंडिया कंपनी वुड कलेक्ट दी लैंड रेवेन्यू. तो सबसे पहले जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अटेम्प्ट किया गया तो उन्होंने सोचा कि जो ओल्ड सिस्टम चला आ रहा है रेवेन्यू कलेक्शन का उसको ही कंटिन्यू करते हैं. लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एरिया इतना ज़्यादा वास्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि जो ओल्ड सिस्टम है वो एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं हो सकता, उससे हम एफिशिएंटली जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए 1773 में लैंड रेवेन्यू को डायरेक्टली कलेक्ट करने का डिसीजन लिया गया. और फिर जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल, उन्होंने सोचा कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ऑक्शन करना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाएगा पर्सन, उसी को ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दिया जाएगा. लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये भी सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बिडिंग कर रहे थे. तो उससे जो है लैंड रेवेन्यू के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, तो वो अनरियलिस्टिक प्राइसेस हो गए थे. तो इसलिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी सक्सीड नहीं हुआ. और जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का कोई एफिशिएंट सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा था, इवॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका मेजर सोर्स रेवेन्यू का था लैंड रेवेन्यू, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आने लग गई. तो इसी टाइम पर फिर एक सिस्टम को डिज़ाइन करने का सोचा, एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का सोचा कि लैंड रेवेन्यू को हमें फिक्स कर देना चाहिए ताकि जो इंस्टेबिलिटी है रेवेन्यू में वो ना रहे. इसलिए एक परमानेंट अमाउंट फिक्स कर देनी चाहिए फॉर लैंड रेवेन्यू. और इस आइडिया के बाद ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में, बिहार में 1793 में. तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1793. और ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसके दो फीचर्स थे. तो पहला तो ये था कि जितने भी ज़मींदार्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको लैंड लॉर्ड्स बना दिया गया था, यानी जितना भी लैंड था उसकी जितनी भी ओनरशिप थी वो ज़मींदार को दे दी गई थी. और उस ओनरशिप को हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल भी बना दिया गया, यानी जो ज़मींदार के जो चिल्ड्रन होंगे वो भी उस लैंड को ओन करेंगे आफ्टर देम. तो इस तरीके से जो ज़मींदार हैं उनको मेन ओनर बना दिया गया सारे लैंड का, और उन्हीं को ही ये राइट भी दिया गया कि दे कैन ऑल्सो कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स और फार्मर्स. और जितने भी कल्टिवेटर्स थे, यानी जो लोग काम करते थे उस ज़मीन पे, जो क्रॉप उगाने का काम करते थे, वो सिर्फ एक टेनेंट्स की तरह रह गए. तो जो कल्टिवेटर्स का स्टेटस था वो और ज़्यादा लो हो गया और ज़मींदार के स्टेटस को हाई कर दिया गया. और दूसरी क्या चीज़ हुई इसमें कि जितना भी रेंट आएगा उसमें से 10th 11th रेंट जो है, यानी पूरे रेंट में से 10th पार्ट जो है वो ज़मींदार को स्टेट को देना पड़ेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. और सिर्फ 1/11 पार्ट ही वो अपने पास रख सकते हैं. तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया परमानेंट सिस्टम में.
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जो पीजेंट्स थे उनसे रेंट कलेक्ट करते थे जमींदार, और फिर जमींदार से रेंट कलेक्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होता था उसमें से सिर्फ 40% ही पीजेंट्स के पास रह जाता था, बाकी 15% जमींदार के पास रहता था, जो कि 1/11 पार्ट था जितने भी रेंटल देते थे पीजेंट्स, और 45% जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जाता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पीजेंट्स हैं उनके पास बहुत ही मीगर अमाउंट रह जाती थी, और जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो है क्रॉप से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था। लेकिन इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार जो हैं उनको पूरी इंडिपेंडेंस दी कि हमें सिर्फ 10th 11th पार्ट चाहिए जो रेंटल डिसाइड किया गया था। उसके बाद अगर कल्टीवेशन में एक्सटेंशन होता है या कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट होता है तो उससे जो एक्स्ट्रा रेंट आएगा या आपकी कितनी कैपेसिटी है टू एक्सट्रैक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो जमींदार अपने पास रख सकते थे। तो इस प्रोविजन से जो है पीजेंट्स का जो ऑप्रेस करते थे जमींदार, वो वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि जमींदार जो थे ताकि उनका शेयर इंक्रीज हो जाए इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट कलेक्ट करना चाहते थे पीजेंट से। तो इससे पीजेंट्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। और बाद में जो परमानेंट ज़मींदारी सेटलमेंट जो था वो उड़ीसा को भी एक्सटेंड कर दिया गया, नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में एक्सटेंड कर दिया गया, और वाराणसी में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो हम देखेंगे कि परमानेंट ज़मींदारी सिस्टम जो है, अगर आपको याद रखना है कि किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हम ईस्टर्न पार्ट से शुरू करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले बंगाल और बिहार में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उड़ीसा में एक्सटेंड कर दिया गया, और अगर हम नीचे चलें तो फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो है मद्रास का, वहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और ये आपको अलग से ध्यान रखना है कि जो वाराणसी का जो बनारस का डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम बिहार से थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और साथ में इसमें यह भी प्रोविज़न था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको वो वाला जो रेंट है जो उन्होंने 45% अपना डिसाइड कर लिया था वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जो ज़मींदार है उसको इतना रेंट उनको पे करना ही पड़ेगा। तो अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो भी उनको उतना ही फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, और अगर क्रॉप फेल हो जाए, नहीं रेंट पे कर पाते हैं पीजेंट्स, तो भी उनको इतना ही चाहिए। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर लिया था आफ्टर दिस सेटलमेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ कि जो ब्रिटिश रूल है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होने लग गया था और भी पार्ट्स में इंडिया के। तो जब साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर कोई ज़मींदार थे ही नहीं जिनके पास लार्ज एस्टेट हो, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड हो, तो ताकि वो उनसे सेटलमेंट कर सकें। तो बहुत सारे जो पीजेंट्स थे उन्हीं के पास अपनी स्मॉल लैंड्स थी। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके का जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें एक न्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जहाँ पर एक्चुअल कल्टिवेटर से ही हमें सेटलमेंट करना होगा। इस तरीके का जो सिस्टम आया दैट वाज नोन एज रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और साथ में उन्होंने बहुत सारे इश्यूज भी उन्होंने नोटिस किए कि जैसे जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें कंपनी का जो लैंड रेवेन्यू का शेयर था वो कंपनी को ज़मींदार से शेयर करना पड़ता था। साथ में मैंने आपको अभी बताया कि जो अगर लैंड से इनकम ग्रो होती है या तो मतलब इम्प्रूव कर दिया जाए एग्रीकल्चर को, या फिर अगर एक्सटेंशन किया जाए लैंड में, तो उससे जो इनकम बढ़ रही थी वो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ज़मींदार के पास जाती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं आती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि वो लैंड से जो इनकम बढ़ रही थी उसको क्लेम नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स। साथ में जितने भी पीजेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, दे वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ज़मींदार, यानी ज़मींदार जितना चाहते थे वो उतना लैंड रेवेन्यू उनसे लेते थे। तो इस तरीके से कल्टिवेटर्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी। दे वर ऑल
सफरिंग इन पॉवर्टी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे इश्यूज थे परमानेंट ज़मींदारी सिस्टम के साथ, तो इसलिए फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया बाय सर थॉमस मुनरो इन 1820। आपको ध्यान रखना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इट वाज बेस्ड ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कि इस टाइप का हम सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन फिर इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस मुनरो ने 1820 में। तो इस सिस्टम के अंडर क्या होता था कि जो कल्टिवेटर होता था वो ही रियल ओनर होता था लैंड का, एंड दैट कल्टिवेटर हैड टू पे लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जैसा हमने परमानेंट सिस्टम में देखा कि जो पीजेंट होता था और जो गवर्नमेंट होती थी उसके बीच एक इंटरमीडियरी होता था, और वो इंटरमीडियरी होता था ज़मींदार, जिसको और भी पैसे देने पड़ते थे पीजेंट को। लेकिन इस इंटरमीडियरी को हटा दिया गया, अब डायरेक्ट जो लैंड रेवेन्यू देने का सिस्टम है वो पीजेंट यानी किसान और गवर्नमेंट के बीच इस्टेब्लिश हो गया। और ये वाला जो सिस्टम मेनली इंट्रोड्यूस किया गया इट वाज इन मद्रास, बरार, बॉम्बे और असम। तो साउथ का जो पार्ट है इंडिया का और साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है उन एरियाज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये भी जो कल्टिवेटर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दे नहीं पाया, बिकॉज डिसाइड तो ये किया गया था कि जो लैंड रेवेन्यू है वो सिर्फ टोटल प्रोड्यूस का 1/3 ही होगा। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अराउंड 45 to 55% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन डिमांड करती थी एज रेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट में भी 55% के आसपास ही देना होता था पीजेंट्स को रेंट, और इस सिस्टम में भी इंटरमीडियरी हटाने के बाद भी इतना ही उनको रेंट देना पड़ता था। तो इससे कल्टिवेटर्स को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, इसकी वजह से ये सिस्टम भी जो है फेल हो गया, और जितने भी पीजेंट्स थे इन एरियाज़ के दे वर स्टिल इन पॉवर्टी। और इस सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, और साथ में जो कल्टिवेटर्स थे उनको ही ओनर बना दिया गया था, उनको ही ओनर की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। तो जितना भी लैंड था उस एरिया का दैट वाज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। तो इससे जो एफिशिएंट एग्रीकल्चर था वो भी ख़त्म हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैयतवाड़ी सेटलमेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक तीसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया विच वॉज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या किया गया, जो ज़मींदारी सिस्टम था यानी जो परमानेंट सिस्टम था और जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, उन दोनों सिस्टम्स के ही इसमें उन दोनों सिस्टम्स को ही मिक्स करके उन दोनों सिस्टम के एलिमेंट्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और ये वाला जो सिस्टम है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गंगा वैली, द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द पंजाब। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया है उसका पार्ट इसमें इंक्लूड है। तो अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट ईस्टर्न इंडिया से शुरू हुआ था, उसके बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट साउथ और साउथ वेस्टर्न इंडिया में था, और जो महलवाड़ी सिस्टम था वो सेंट्रल और जो नॉर्थ वेस्ट और नदर्न इंडिया था वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये वाला जो सिस्टम है ये 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो उसके लिए आपको डेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विलियम बेंटिक जो थे उन्हीं के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गैंगेटिक वैली, इन एरियाज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस सिस्टम के अंडर क्या था कि रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए एक बेसिक यूनिट बनाई गई जिसे विलेज कहा जाता था या फिर महल कहा जाता था, और जो पूरे उस विलेज की कम्युनिटी होती थी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेवेन्यू। और पूरे महल और विलेज कम्युनिटी का जो रेंट था, लैंड रेवेन्यू था, वो एक विलेज का पर्सन देता था टू द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने विलेज कम्युनिटी के साथ वो सेटलमेंट करते थे और उस तरीके से लैंड रेवेन्यू को पे किया जाता था। और महलवाड़ी सिस्टम का एक मॉडिफाइड सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर, पंजाब में, जिसे ग्राम व्यवस्था या फिर विलेज सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो मॉडिफाइड महलवाड़ी सिस्टम था वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इट वॉज इन पंजाब एंड दैट वॉज नोन एज ग्राम व्यवस्था।
तो अब इस महलवाड़ी सिस्टम के अंदर एक और प्रोविजन इंक्लूड किया गया कि इससे पहले जो लैंड था वो सेलेबल और मॉर्टगेजेबल और एलिएनेबल लैंड को बेच नहीं सकता था कोई इंसान, और ना ही उसको मॉर्टगेज रखकर उस पर लोन ले सकता था। लेकिन ये वाला जो सिस्टम आया, इसके अंदर लैंड को सेलेबल और मॉर्टगेजेबल बना दिया गया, और इसका सिर्फ एक ही प्राइमरी जो मोटिव था वो ये था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने का। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारी जगह पर जो थी क्रॉप्स फेल हो जाती थी, तो जिसकी वजह से जो टेनेंट्स होते थे, जो कल्टिवेटर्स होते थे, वो लैंड रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे क्योंकि क्रॉप्स फेल हो जाती थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि उन्होंने लैंड को सेलेबल और मॉर्टगेजेबल बना दिया। तो जब भी कल्टिवेटर्स जो हैं वो लैंड रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे, तो ब्रिटिशर्स यूज टू सजेस्ट कि यू कैन सेल योर लैंड और यू कैन पुट योर लैंड ऑन मॉर्टगेज, और उसके थ्रू जो आपको लोन मिलेगा उससे यू कैन पे द लैंड रेवेन्यू। तो इस टाइप के जो एक्सट्रीम मेजर्स हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के, उन एक्सट्रीम मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया महलवाड़ी सिस्टम को, और इससे भी जो जितने भी फार्मर्स और कल्टिवेटर्स हैं उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स होती गई। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी लैंड सेटलमेंट के जो सिस्टम्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उससे भी कल्टिवेटर्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने की बजाय इट वाज गेटिंग मोर एंड मोर डिग्रेडेबल। सो आपको ध्यान रखना है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं मैंने आपको बताए। अब हम देखेंगे कि इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2011, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी हमने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में पढ़ाया है कि ये कॉर्नवालिस कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, और उस कॉर्नवालिस कोड के अंडर ही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसके बाद लिटिगेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो लिटिगेशन इंक्रीज होने का रीज़न क्या था। ऑप्शंस हैं मेकिंग जमींदार्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर विज़-अ-वी द रैयत, सेकंड है मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार्स, तीसरा है मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जब मैंने आपको कॉर्नवालिस कोड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पुलिस सिस्टम थी, जो जुडिशियल सिस्टम था, उन सबको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे उस कोड के अंडर, और उन्हीं रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म ये था कि एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया था कैलकटा में। तो जब कोर्ट ऑफ अपील को बनाया गया, साथ में जो कोर्ट फीस थी, यानी जो लिटिगेशन के लिए जो फी लगती थी कोर्ट में, उसको भी माफ़ कर दिया गया था, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गो टू द कोर्ट और उनको भी जस्टिस मिल सके। तो जो जस्टिस सिस्टम में इम्प्रूव करने के लिए कॉर्नवालिस कोड में ये प्रोविजंस आए थे। तो जब कोर्ट फी को माफ़ कर दिया गया और साथ में कोर्ट ऑफ अपील को भी खोला गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब लिटिगेशन कर सकते थे, क्योंकि अब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी टू अपील इन द कोर्ट, और साथ में अपील करने के लिए एक कोर्ट को भी खोल दिया गया। तो इस टाइप के जो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसी की वजह से ही जो है लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पर आफ्टर द कॉर्नवालिस कोड इन 1793। तो ये जो रीज़न है वो इनमें से किसी भी स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है नन ऑफ द अबव। सो डी इज़ द आंसर हेयर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने लैंड सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उन्होंने लैंड सेटलमेंट को कॉर्नवालिस कोड से कनेक्ट करके दे दिया है। तो इस तरीके की जो इंटरलिंकेजेस हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी कि आपने पढ़ा हुआ था बट आपको लगेगा कि ये तो हमने लैंड सेटलमेंट में पढ़ा ही नहीं है, बट ये हमने कॉर्नवालिस कोड में पढ़ा था और उस जगह से आपको इसको कनेक्ट करना था। So that's how you can do in exam also. Now let's move forward to our next question. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2001, और इसमें पूछा गया है कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें ज़मींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर्स विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द ज़मींदार्स। तो जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें एक प्रोविज़न था कि ज़मींदार्स जो हैं उनको पट्टा इशू करना पड़ेगा फार्मर्स के लिए, लेकिन बहुत सारे ज़मींदार्स वो नहीं इशू करते थे। तो उसका रीज़न क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि पट्टा क्या
होता था। तो पट्टा एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता था जो ज़मींदार को इश्यू करना पड़ता था फार्मर्स के लिए। और उसमें क्या क्या लिखा होता था कि सपोज जैसे आई एम दी फार्मर, तो उसमें मेरा नाम लिखा होगा, उसमें मेरे पास कितनी लैंड है वो लिखी होगी, पूरी लैंड की जो कोऑर्डिनेट्स हैं और डायमेंशंस हैं वो सब उसमें मेंशन होंगी, और साथ में ये भी मेंशन होगा कि जो ज़मींदार है वो मुझसे कितना लैंड रेंट जो है, लैंड रेवेन्यू जो है, वो कितना लैंड रेवेन्यू मुझसे लेगा। ये सारे जो चीज़ें हैं वो उस पट्टा में लिखी होती थी, और ये डॉक्यूमेंट जो है वो ज़मींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता था, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता हो कि वो फार्मर से कितनी लैंड रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ज़मींदार। लेकिन ये जो है ये कंपलसरी नहीं बनाया गया था, सिर्फ एक प्रोविजन था इस सेटलमेंट एक्ट के अंडर। तो इसलिए जो ज़मींदार थे वो इसको इशू नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो इशू करेंगे तो उनकी सारी डिटेल्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, और फिर वो कल्टिवेटर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू अर्न कर सकें कल्टिवेटर से, इसलिए वो इस डॉक्यूमेंट को इशू नहीं करते थे। सिर्फ यही एक रीज़न था। तो अब ये रीज़न इसमें किस में लिखा हुआ है कि ज़मींदार वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स, तो ये रीज़न नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद है कि इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज़मींदार, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं है। तीसरा है फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टास, तो ये वाला ऑप्शन भी जो इनकरेक्ट है, क्योंकि फार्मर्स तो चाहते थे कि पट्टास इश्यू हो सो दैट उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके ज़मींदार, बट ज़मींदार डोंट यूज टू डू दैट, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है कि कोई ऑफिशियल चेक नहीं था ज़मींदार के ऊपर, इसीलिए वो ये काम नहीं करते थे। सो बी इज़ दी आंसर हेयर। और फिर बाद में जो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था उसमें पट्टास को इश्यू करना कंपलसरी बना दिया गया था, सो दैट कल्टिवेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2012, और इस क्वेश्चन में हमसे रैयतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और हमें बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला है द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। तो अभी मैंने जब हमने रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, साउथ और साउथ वेस्टर्न में। तो वहाँ पर बड़े ज़मींदार नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जो कल्टिवेटर्स थे उन्हीं के साथ सेटलमेंट किया था। तो यानी जो डायरेक्ट पीजेंट्स थे वो ही अपना लैंड रेवेन्यू जो रेंट होता था उसको पे करते थे गवर्नमेंट को, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। साथ में दूसरा है द गवर्नमेंट गिव पट्टास टू द रैयट्स, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि ज़मींदार पट्टास को इशू नहीं करते थे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो करें, इसीलिए उसने बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट के अंडर उसको कंपलसरी भी बना दिया गया। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी पट्टास को इशू करती थी टू द रैयट्स अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। फिर तीसरा है कि लैंड्स वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर ही था रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जितना भी लैंड था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले उसको सर्वे करती थी, असेस करती थी कि इस लैंड में कितनी क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो रेंट को फिक्स करती थी। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों करेक्ट हैं, दैट्स वाई आवर आंसर इज सी। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2017, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट के इंट्रोडक्शन में इनमें से किस किसने कंट्रीब्यूट किया था, या इनमें से कौन कौन से पर्सन एसोसिएटेड थे। तो फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड है अलेक्जेंडर रीड, और थर्ड है थॉमस मुनरो। तो अभी हमने देखा जब हमने रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था कि थॉमस मुनरो जो है उन्होंने तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेड बाय अलेक्जेंडर रीड। तो ये जो दोनों पर्सनस हैं दीज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ही वॉज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट। तो वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए वन इज incorrect and second and third is correct option. So C is the answer here. तो इस तरीके से हमने लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको देख लिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम बढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स की तरफ। तो यानी जितनी भी ट्राइब्स थी इंडिया में उन्होंने भी बहुत सारे रिवोल्ट्स किए थे पूरे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में भी, और जितनी भी मॉडर्न इंडिया का टाइम है उसमें बहुत सारे रिवोल्ट्स किए थे ट्राइब्स ने। तो
उनके पीछे रीज़न क्या था, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ लेट मी टेल यू कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो होनी चाहिए कि ये जो सपोज कोई इवेंट हुआ है तो इसका रीज़न क्या था, उस टाइम पर बैकग्राउंड क्या था, तो उससे आप अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। साथ में दैट विल हेल्प इन आंसर राइटिंग ऑफ मेंस ऑल्सो। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड थे हम ये जानेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। जैसे पहला था कि लैंड सेटलमेंट के अंडर जितनी भी ब्रिटिश थी वो उन्होंने जॉइंट ओनरशिप का जो ट्रेडिशन था ट्राइबल्स का उसको अफेक्ट किया था। तो जितना भी ट्राइबल्स का सोशल फैब्रिक था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, डिसरप्ट हो गया था। साथ में एग्रीकल्चर वो जो है वो सेटल्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द कंपनी गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे उनकी लैंड जो है चली गई थी और बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स जो लोग हैं वो उस एरियाज में आने लग गए थे। तो उनकी लैंड चली गई, साथ में जो उनका सोशल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हो गया। साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन को भी अबॉलिश कर दिया था, कर्ब कर दिया था। तो जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का जो कल्चर है वो ट्राइबल्स करते थे, तो उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दी उस पर भी। साथ में जो पुलिस थी, ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे ट्राइब्स का। साथ में बहुत सारे जनरल लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स होते थे उनके ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते थे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज बनाए तो उनसे बहुत ज़्यादा इंट्रूजन होने लग गया उनके कस्टम्स में और ट्रेडिशन में। तो ये सारे जो रीजंस थे, ये ट्राइब्स को जो प्रॉब्लम हो रही थी ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इसी की वजह से उन्होंने इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लड़ने के लिए ट्राइबल रिवोल्ट्स को किया। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट है वो है संथाल रिबेलियन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा। तो ये वाला जो नेटिव रिबेलियन है ये प्रेजेंट डे झारखंड में हुआ था जो कि ईस्टर्न इंडिया में है, और इसको ब्रिटिश कॉलोनी के अगेंस्ट और साथ में ज़मींदारी के सिस्टम के अगेंस्ट, तो दोनों सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स के अगेंस्ट इस रिबेलियन को स्टार्ट किया गया बाय द संथाल पीपल एंड इट स्टार्टेड ऑन जून 30, 1855। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। और ये रिबेलियन जो स्टार्ट किया था वो 4 मुर्मू ब्रदर्स थे विच वर सीधू, कानू, चांद एंड भैरव। तो ये चारों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। तो इससे जब तक ब्रिटिशर्स का एडवेंट नहीं हुआ था, जब तक वो इंडिया में नहीं आए थे, तो उससे पहले संथाल्स जो थे वो मानभूम के जो हिली डिस्ट्रिक्ट है, मानभूम, बाराभूम, छोटा नागपुर, पलामाऊ और बीरभूम, तो ये जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर ये सारे संथाल्स रहते थे, ठीक है। और वो एग्रेरियन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके रहते थे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे वो, कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट पैच क्लियर कर दिया, वहाँ पर कल्टीवेशन कर ली, फिर थोड़े दिन बाद दे मूव टू अनदर प्लेस और वहाँ पर भी वो यही करते थे। साथ में हंटिंग भी करते थे वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए। लेकिन जैसे ही जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो जो नया कॉलोनियल रूल था उन्होंने उस जो लैंड था उस पर अपने राइट्स क्लेम करने शुरू कर दिए और इसकी वजह से संथाल जो हैं उनको राजमहल हिल की तरफ रिट्रीट करना पड़ा। थोड़े दिन बाद वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स और ज़मींदार और मनी लैंडर्स आ गए तो उसकी वजह से उनको फिर से अपने लैंड को छोड़ के जाना पड़ा और उनको बार बार अपने लैंड को, जो नेटिव लैंड है, उनको छोड़कर जाना पड़ता था। और इसी को कंपनसेशन में ज़मींदार क्या करते थे, उनको कुछ सामान देके या फिर कुछ लोन देके इस तरीके से उनको बहकाते थे सो दैट दे कैन लीव दैट लैंड और ज़मींदार वगैरह वहाँ पर अपनी जो लैंड पर राइट है उसको क्लेम कर सकें। और साथ में वो जो लोन देते थे वो उनको पे करना पड़ता था, संथाल्स को लोन को पे करना पड़ता था और इसकी वजह से पे करने के लिए उनको बॉन्डेड लेबरर का काम भी करना पड़ता था अंडर दी ज़मींदार। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर प्रिवेल करती थी और इसीलिए संथाल्स ने जो है रिबेल किया था टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो दैट दे कैन बी फ्री फ्रॉम दी ब्रिटिश अथॉरिटी। लेकिन इस रिवोल्ट को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली क्रश कर दिया और इसी में जो उनके 2 सेलिब्रेटेड लीडर्स थे मुर्मू ब्रदर्स, उनको मार दिया गया और संथाल हट्स को क्रश करने के लिए एलिफेंट्स को भेजा जाता था। बहुत सारी एट्रोसिटीज़ करते थे ब्रिटिशर्स उन पे और इस तरीके से इस रिबेलियन को जो है सप्रेस कर दिया गया।
बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से ब्रूटल मेथड्स को यूज़ करके। लेकिन उसके बाद जब ये रिबेलियन सप्रेस हो गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना भी एरिया में संथाल्स रहते थे उन पर गवर्नर जनरल का डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया, ठीक है, और उसका नाम दिया गया संथाल परगना। लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने जो बोला उनसे, वो बोला कि वी वांट टू प्रोवाइड स्पेशल कंसेशंस टू द संथाल्स, इसीलिए हमने उनके एरिया को अलग कर दिया है ताकि हम उनको स्पेशल कंसेशन दे सकें। और साथ में ये भी एक प्रोविज़न आया कि जो संथाल्स हैं वो अपनी लैंड किसी भी नॉन संथाल को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हम स्पेशल कंसेशन सिर्फ संथाल्स को देना चाहते हैं। लेकिन उनका जो रियल मोटिव था वो ये था कि जो संथाल्स का एरिया है वो उसको एक्सक्लूड करना चाहते थे, सो दैट वो उनको किसी भी तरीके से सप्रेस कर सकें और इन पर सारी एट्रोसिटीज़ को कर सकें। ये उनका मेन मोटिव था। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ संथाल रिबेलियन। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्या बैकग्राउंड था, क्या रीज़न था, कौन कौन से इसमें लीडर्स इन्वॉल्व थे, कब इसको स्टार्ट किया गया। तो इस टाइप के सारे प्रोविजंस आपको याद रखने हैं संथाल रिबेलियन के बारे में। उसके बाद अब मैंने आपको यहाँ पर और भी जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दे दिया है। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, कि जैसे सपोज पहाड़ियाज रिबेलियन है तो वो कौन से ईयर में हुआ था। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साथ में उस रिबेलियन का रीज़न क्या था, जैसे सपोज पहाड़ियाज रिबेलियन है तो उसका रीज़न था कि जो उनकी टेरिटरी थी वहाँ पर ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशन करने लग गए थे उनके लैंड पे, तो इसी के अगेंस्ट उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया था। तो ये रीज़न था। और साथ में जो उससे रिलेटेड पर्सन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर दी हुई है, जैसे भील रिवोल्ट था तो इट हैपेंड फ्रॉम 1817 टू 1819, और इसका रीज़न क्या था, एग्रेरियन हार्डशिप्स की वजह से, और उनसे रिलेटेड जो पर्सन था वो थे गोविंद गुरु। इसी तरीके से खासी अपराइजिंग है जो 1833 में हुई थी, और यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो उनके एरिया में रोड बनाना चाहते थे तो उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया था, और उससे रिलेटेड जो पर्सन है वो है तीरोथ सिंह। तो इस तरीके से ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे आपको एकदम ध्यान से याद कर लेने हैं और फिर उनको बार बार रिवाइज भी करना है क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, अब हम उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 2011 में आया था और इसमें पूछा गया है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो जो ट्राइबल इंसरेक्शन हुआ था, यानी जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करने लग गए थे, तो इनमें से उसका क्या कॉमन फैक्टर है, यानी जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे वैसे तो उनके अलग अलग रीजंस थे लेकिन उनमें एक कॉमन फैक्टर था, वो क्या था। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने पढ़ा तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो भी थे उन पर कोई स्पेशल टैक्सेशन नहीं लगाई गई थी, इसलिए जो ये वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट वैसे ट्रिकी था क्योंकि लैंड रेवेन्यू के नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन ट्राइबल प्रोडक्ट्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज। तो जो फॉरेन मिशनरीज थे वो बहुत सारे एरियाज में आए थे इंडिया में, लेकिन ट्राइबल एरियाज में वो नहीं आए थे। वो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी या फिर जो एरियाज़ ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पर, वहाँ पर ही मिशनरीज़ का ज़्यादा इन्फ्लक्स था, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। उसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं कि राइज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडल मैन इन ट्राइबल एरियाज। तो बहुत सारे जो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स थे वो थे, उनका जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, लेकिन ये मनी लैंडर्स हर जगह नहीं थे, यानी हर ट्राइबल एरिया में नहीं थे, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी स्टेटमेंट था क्योंकि हमें इस पे ध्यान देना है इन ट्राइबल एरियाज, यानी सारे ट्राइबल एरियाज में वो नहीं थे। तो ये रीज़न नहीं हो सकता है, ये एक कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है फॉर ऑल दी ट्राइबल इंसरेक्शन। तो
तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, दैट इज द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड अग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़. तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस थी उनको फॉलो करती थी और उसको कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के आने से, यानी उनके लैंड को छीन लिया गया था, साथ में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया गया. तो इस तरीके के जो उन्होंने मेथड्स अडॉप्ट किए थे उससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का पूरा एग्रेरियन ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया था. सो इसी वजह से उन्होंने ट्राइबल रिवोल्ट्स करनी स्टार्ट कर दी थी और यही एक कॉमन फैक्टर था उन सारी रिवोल्ट्स के पीछे. सो डी इज़ द आंसर हेयर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द रीसेंट प्रीलिम्स ऑफ 2018. तो इसी वाले साल में ये वाला क्वेश्चन आया है और इसमें हमसे पूछा गया है कि संथाल अपराइजिंग, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो जो संथाल अपराइजिंग है, अभी हमने देखा संथाल रिबेलियन हुई थी, तो जब उसको दबा दिया गया, उसको सप्रेस कर दिया गया, तो उसके बाद फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए थे फॉर दी संथाल्स. तो पहला है द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनाज वर क्रिएटेड. तो हमने देखा कि एक अलग से एक एरिया बना दिया गया था जो भी संथाल्स ने इनहिबिट किया हुआ था और उस एरिया को डायरेक्ट गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिया था और इसी एरिया को नाम दिया गया था संथाल परगना. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि संथाल जो अपनी लैंड को नॉन संथाल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, इट वाज इलीगल. तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये दोनों प्रोविजंस, ये दोनों मेजर्स लिए गए थे बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो आनंद मठ थी, जो बहुत ही फेमस नॉवल है बाय द बंकिम चंद्र चैटर्जी, तो उस नॉवल में इनमें से कौन से रिवोल्ट का डिस्कशन किया गया है. तो पहला है भील अपराइजिंग, दूसरा है रंगपुर एंड दीनापुर अपराइजिंग, तीसरा है बिष्णुपुर एंड बीरभूम रिबेलियन और चौथा है सन्यासी रिबेलियन. तो ये मैंने आपसे इससे प्रीवियस वीडियो थी जहाँ पर मैंने नॉवेल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो आनंद मठ है, जो बंकिम चंद्र चैटर्जी की नॉवल है, उसके अंदर सन्यासी रिबेलियन जो हुआ था उसके बारे में डिस्कशन किया गया था. सो आवर ऑप्शन इज डी. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट ही एनसीईआरटीज़ में मेंशन रहते हैं कि बंकिम चंद्र चैटर्जी की एक नॉवल आई थी आनंद मठ जिसमें सन्यासी रिबेलियन के बारे में डिस्कस किया गया. तो जैसे एक नॉवल आई थी नील दर्पण करके, उसमें इंडिगो रिवोल्ट के बारे में डिस्कस किया गया था. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं डायरेक्ट एनसीईआरटीज़ में मेंशन होते हैं, आपने अगर पढ़ी होगी तो यू मस्ट नो दैट. सो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2002 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ब्रिटिशर्स को 1765 में दीवानी दे दी गई थी तो पहली बार ब्रिटिशर्स जो हैं इनमें से कौन सी माउंटेन ट्राइब के कांटेक्ट में आए थे. तो पहला ऑप्शन है गारोज, दूसरा है खासीज, तीसरा है कुकीज़ एंड चौथा है टिपराज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दीवानी ग्रांट के बाद ब्रिटिशर्स फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द खासीज ट्राइब. तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पिक किया गया है. उसमें डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट लिखा गया है कि जब दीवानी मिल गई थी तो ब्रिटिशर्स ने जब अपना लैंड रेवेन्यू का जो राइट है उसको प्रैक्टिस करने के लिए जब डिफरेंट एरियाज़ में वो गए तो पहली ट्राइब से जो उनका कांटेक्ट हुआ दैट वर खासीज. तो इसलिए बी हमारा ऑप्शन है. खासीज रिबेलियन के बारे में अब अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन स्टडी दैट फ्रॉम एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम. और बाकी जो इसकी मेन चीज़ें हैं वो मैंने अभी आपको जो टेबल दिखाई थी ट्राइबल रिवोल्ट वाली, वहाँ पर मैंशनड है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइबल रिवोल्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हम पढ़ेंगे पीजेंट मूवमेंट के बारे में. तो अभी तक हमने लैंड सेटलमेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं उन्होंने भी डिफरेंट जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ से बहुत सारा रिवोल्ट किया था, मूवमेंट किए थे. तो हम फिर से सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से डिफरेंट रीजन्स में पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे. तो पहला है द एम्पावरिशमेंट ऑफ द इंडियन पीजेंट्री वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरीके की बना रही थी कि वो पीजेंट्स के फेवर में नहीं थी. उसके बाद जो हैंडी क्राफ्ट थी,
उसको पूरी तरीके से रुइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो लैंड है उस पर बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ रहा था। यानी इससे पहले जो हैंडीक्राफ्ट्स जो बनाते थे लोग, उसको भी रुइन जब कर दिया गया तो फिर उनको भी जो है एग्रेरियन सेक्टर में आना पड़ा। साथ में नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे सिर्फ फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा था। साथ में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम को बनाया गया जो पीजेंट्स की नहीं सुनते थे। साथ में बहुत जैसे हाई रेंट्स लगाए गए पीजेंट्स पे, इलीगल लेवाइस लगाई जाती थी, उनको आर्बिट्रेरी एविक्ट कर दिया जाता था बिना किसी रीज़न के, और ज़मींदारी एरियाज़ में अनपेड लेबर थी जिसे बेगर का नाम दिया गया था। और रैयतवाड़ी एरियाज़ में गवर्नमेंट जो है वो बहुत हैवी रेंट लेती थी पीजेंट से। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो पीजेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी, और इसी की वजह से जो है डिफरेंट एरियाज़ में फिर पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया था। तो जो पहला एरिया है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिगो रिवोल्ट। तो इसका रीज़न क्या था कि बंगाल में जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो सारे जनरली यूरोपियंस थे। तो वो क्या है, लोकल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे और उनको फोर्स करते थे कि उनको अपनी लैंड पे सिर्फ इंडिगो ही उगाना है, यानी वो और जो मोर पेइंग क्रॉप्स थी जैसे राइस वगैरह हैं वो उसको नहीं उगा सकते। दे हैव टू ओनली ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स। और इसको वो कैसे करते थे कि पहले तो वो पीजेंट्स के साथ एक फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे वो उसमें साइन कर लेते थे, जिसमें उनको एडवांस सम दे देते थे। तो जो पीजेंट्स थे उनको पैसा चाहिए होता था, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते थे, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में बाद में पता चलता था कि उन्होंने लिख रखा है कि उनको बहुत ही कम रेट पे इंडिगो को बेचना पड़ेगा, और वो इंडिगो को सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही बेच सकते थे। तो इस तरीके से जो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उस टाइम पर आए थे, और जिसकी वजह से जो लोकल पीजेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी। और ये जो गुस्सा है पीजेंट्स का, दैट एक्सप्लोडेड इन 1859 में, जब दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास नाम के जो दो पर्सनैलिटीज़ थी नादिया डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया, और साथ में जितना भी प्लांटर्स थे उन्होंने फिर फिजिकल प्रेशर किया उन पर, जो अपने उनके लठियाल्स वगैरह थे उनको भेजा। लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने एक काउंटर फोर्स बना ली अगेंस्ट द प्लांटर्स अटैक्स। तो इस तरीके से उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। साथ में वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उन पर तब तक पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो भी आ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि हमें लीगल तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इन्होंने लीगल मशीनरी को भी यूज़ करना शुरू कर दिया, और फिर लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया अगेंस्ट दी इंडिगो प्लांटर्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब इस इंडिगो जो रिवोल्ट हुई थी इसमें इंक्वायरी के लिए एक इंडिगो कमीशन को अपॉइंट किया, और वहाँ पर उस इंडिगो कमीशन का काम था टू सी दी प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। और उसी के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ने फिर नवंबर 1860 में एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उसमें ये था कि जो रैयत हैं यानी जो जितने भी लोग हैं जो इंडिगो उगाते थे, दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो, और जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं टू ग्रो इंडिगो, एंड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो लीगल तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। इस तरीके का जो गवर्नमेंट है वो उसने नोटिफिकेशन इशू किया। तो इस तरीके से जो इंडिगो जिन लोगों ने रिवोल्ट किया था उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। और इसी में जो पार्टिसिपेशन था उसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो पीजेंट्स थे उनकी सपोर्ट में बहुत सारे न्यूज़पेपर कैंपेन्स आए, न्यूज़पेपर में इस रिवोल्ट के बारे में दिया गया, मास मीटिंग्स चलाई गई, बहुत सारे पीजेंट ग्रीवेंसेस और उन सबको प्रिपेयर किया गया। तो इस तरीके से जो लीगल तरीका उन्होंने अपनाया था उसमें हेल्प मिली थी उनको बंगाली इंटेलिजेंसिया से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो एरियाज़ हैं जो इंडिगो रिवोल्ट से अफेक्टेड थे, यहाँ पर हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था दैट वाज पबना रिवोल्ट, और इसका रीज़न क्या था कि 1870s और 1880s में जो ईस्टर्न बंगाल का बहुत लार्ज पार्ट था वहाँ पर अग्रेरियन अनरेस्ट था। क्यों अग्रेरियन अनरेस्ट मतलब वहाँ के जो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पीजेंट्स थे दे वर ऑल अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द ऑपरेसिव प्रैक्टिस ऑफ ज़मींदास। जो मैंने आपको बताया था कि ज़मींदास बहुत ज़्यादा रेंट लेने लग गए थे कल्टिवेटर्स से, और जो लीगल लिमिट थी रेंट लेने की उसको भी ज़मींदास ने पार कर दिया,
और जो टेनेंट्स थे उनको ऑक्यूपेंसी, जो उनकी ज़मीन पर उनके ऑक्यूपाइड करने के राइट थे, उनको भी छीन लिया गया अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859। तो इसकी वजह से ऑब्रेसिव रिजाइम में रहते रहते उन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दी। द पीजेंट्स ऑफ यूसुफ शाही परगना जो था पटना डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने एक अग्रेरियन लीग बनाई, ठीक है। और उस अग्रेरियन लीग का एम क्या था? टू रजिस्ट द डिमांड्स ऑफ जमींदार। और फिर उस लीग ने एक रेंट स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया जहां पर उन्होंने रेंट पे करने से मना कर दिया और साथ में जो जमींदार थे उनको भी कोर्ट में चैलेंज किया। और बहुत सारे जो रैयत हैं उन्होंने भी फंड्स को रेज किया था सो दैट दे कैन फाइट द कोर्ट केसेस अगेंस्ट द जमींदार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम तक जो है जो जितने भी किसान थे, जितने भी पीजेंट्स थे, उनको समझ आ गया था कि अगर हम सिर्फ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने लीगल मेथड्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट दी जमींदार्स एंड दी ब्रिटिशर्स। और इसमें भी जो यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने इस पीजेंट्स कॉज को सपोर्ट किया, जो जिसमें इंक्लूड हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, आरसी दत्त और इंडियन एसोसिएशन जो थी अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन को बनाया और उसमें कहा कि जितने भी ज़मींदारी ऑपरेशन, जो ज़मींदार जो ऑपरेशन करते हैं पीजेंट्स का, उसको सॉल्व किया जाएगा टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम दी वर्स्ट आस्पेक्ट्स। और इसी के बाद 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट को पास किया गया जहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस को लाया गया था कि ज़मींदार किस तरीके से जो है रेंट कलेक्ट करेंगे किसानों से। उसके बाद और एक और इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था, मूवमेंट हुआ था, विच वाज नोन एज डेक्कन राइट्स। और यहाँ पर जो वेस्टर्न इंडिया का जो डेक्कन रीजन है वहाँ के ये रैयत्स ने ये रिवोल्ट कर दिया था बिकॉज रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर उनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन पे करना पड़ रहा था और इसी की वजह से वो जो विशियस नेटवर्क होता है कर्ज का, जो मनी ट्रैप का, उसमें वो फंस गए थे क्योंकि जो मनी लैंडर थे वो उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। फिर उनको जो रैयत होते थे उनको मनी भी पे करनी पड़ती थी, रेंट, और रेंट पे करने के लिए फिर वो मनी लैंडर्स से ही पैसा उधार लेते थे और फिर मनी लैंडर्स जो है उन पर और भी ज़्यादा रेंट इम्पोज कर देते थे। तो इस तरीके से वो जो पॉवर्टी का विशियस सर्कल है, दे वर ऑल ट्रैप्ड इन दैट, और इसी की वजह से उन्होंने ये वाला राइट किया था। और साथ में उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई थी जब कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो गए थे, कॉटन प्राइस, आफ्टर द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर इन 1864। और साथ में जो उनका प्रोडक्शन था वो तो कम हो ही गया, साथ में गवर्नमेंट ने जो है लैंड रेवेन्यू को 50% तक इंक्रीज करने की बात की 1867 में। और साथ में फिर बैड हार्वेस्ट यानी उनका क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हुआ, कॉटन के प्राइसेस भी क्रैश हो गए और लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया गया। तो एक साथ जो इतनी बुरी सिचुएशन है किसानों के लिए वो प्रोड्यूस हो गई थी, उस टाइम पर इमर्ज हो गई थी, और इसी के लिए उन्होंने फिर जो वेस्टर्न इंडिया का डेक्कन रीजन है वहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इसके लिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया, लेकिन जो पीजेंट्स हैं उनको कंसिलिएशन प्रोवाइड करने के लिए डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास किया गया 1879 में। और इसमें भी जो पार्टिसिपेशन था वो मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया का था जो कि महाराष्ट्र रीजन के हैं। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जैसे जो डेक्कन रायट हुए थे वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुए थे, तो वहाँ पर क्या था, महाराष्ट्र वाला एरिया इन्वॉल्व था, तो वहाँ की इंटेलिजेंसिया ने हेल्प किया। ऐसे ही जो पबना वगैरह रिवोल्ट हुए थे वो ईस्टर्न साइड में हुए थे, तो वहाँ की बंगाल इंटेलिजेंसिया ने उनकी हेल्प की। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंफ्यूज आपको होना नहीं है, क्योंकि रीजन के अकॉर्डिंग ही वहाँ के जो लोकल इंटेलिजेंट लोग होते थे वो हेल्प करते थे। अब हम पढ़ेंगे लेटर फेज में जो मूवमेंट्स हुए थे पीजेंट्स के, तो उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ए का मूवमेंट, जिसे यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर हुए थे, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, इन एरियाज में हुए थे ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1921। तो ईयर भी हमें पता चल गया, लोकेशन पता चल गई, और इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व था दैट वाज मदारी पासी, ठीक है। और ये जो इस इनिशियल थ्रस्ट जो मिला इसको वो कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट से मिला। हमने देखा था 1920 के टाइम पे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, तो जब उन्होंने नेशनल लेवल पे इस टाइप का मूवमेंट हो रहा था तो उन्हीं से यहाँ के पीजेंट्स को भी मोटिवेशन मिली और उन्होंने भी जो है
रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि हाई रेंट थी बहुत ज़्यादा, जो कि 50% से भी ज़्यादा हाई रेंट होती थी, तो उसकी वजह से। और जो ठेकेदार थे वो भी ऑपरेस करते थे कल्टिवेटर्स को। तो जब कल्टिवेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तब उन्होंने इस वाले मूवमेंट को चला दिया। लेकिन जो मदारी पासी थे वो नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी जो गांधी जी का मेथड था नॉन वायलेंस को, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वायलेंट तरीके से इस वाले मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। और इसी की वजह से जो नेशनलिस्ट क्लास है उनका टच जो है वो इससे लूज हो गया, क्योंकि जो पूरे नेशनलिस्ट थे दे वर ऑल फॉलोइंग द नॉन वायलेंस पॉलिसी ऑफ गांधी जी। और इसी की वजह से फिर 1922 में ब्रिटिशर्स ने इसको ईजिली रिप्रेस कर दिया और ये जो ए का मूवमेंट था इट केम टू एन एंड। तो लेटर फेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था दैट वाज ए का मूवमेंट। और भी तो बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे उस टाइम पर, जैसे किसान सभा मूवमेंट है, मप्पिला रिवोल्ट है, बारदोली सत्याग्रह जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस वीडियोस में, ऑल इंडिया कांग्रेस है। तो इस टाइप के और भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे जो कि लेटर फेज में हुए थे इंडिया में। अब हम देखेंगे जो कि पोस्ट वॉर पीरियड में जो मूवमेंट्स हुए थे पीजेंट से रिलेटेड, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है तिभागा मूवमेंट। ठीक है, ये एक पीजेंट एजुटेशन था और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था बाय द किसान सभा, जो कि पीजेंट फ्रंट था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। और ये हुआ कब था, इन 1946-47। तो इस लाइन से ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बंगाल में स्टार्ट हुआ, पीजेंट एजुटेशन था, किसान सभा ने स्टार्ट किया था, एंड किसान सभा वॉज द पीजेंट फ्रंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये 1946-47 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका बैकग्राउंड क्या था कि जो शेयर क्रॉपर्स थे और जो जोतेदार्स थे, यानी एक नई क्लास थी, जोतेदार जो थी वो एक नई क्लास थी, जो रिच पीजेंट हुआ करते थे, रिच फार्मर्स जो हुआ करते थे, वो बाहर से आकर इस एरिया में इनका इन्फ्लक्स हो गया था, इस एरिया में आकर बस गए थे। तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और बहुत पैसा भी था, और वो अपनी लैंड पे जो है कल्टिवेटर्स से खेती करवाते थे। और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ था कि जितनी भी हार्वेस्ट होगी उसमें से आधा जो है वो शेयर क्रॉपर्स को, यानी जो जोतेदार हैं उनको पे करना पड़ेगा, और सिर्फ आधा ही कल्टिवेटर के पास रह जाएगा। तो जो तिभागा मूवमेंट है वो इसलिए स्टार्ट किया गया कि जितने भी जो कल्टिवेटर हैं उन्होंने डिमांड रखी कि हम आधे की जगह 1/3 पे करेंगे शेयर क्रॉपर को। और इसी वजह से ये जो एजुटेशन है ये वायलेंट टर्न ले लिया इसने। और लेकिन जो 1/3 जो देने का जो प्रोविज़न है, ये इससे पहले एक फ्लाउड कमीशन आई थी, उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एक प्रोविज़न आया था। तो उससे जो है इनको बहुत, और जो कल्टिवेटर्स हैं उनको और भी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिल गई, और इसी की वजह से जो मूवमेंट है दैट रिजल्टेड इन क्लैशेस बिटवीन द जोतेदार्स, यानी जो रिच पीजेंट्स थे, और बर्गरदार्स, यानी जो कल्टिवेटर्स थे वहाँ पर काम करते थे जोतेदार्स की लैंड पर। और इसीलिए जो मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री है उस प्रोविंस में, यानी बंगाल प्रोविंस में जो मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री थी, उन्होंने बर्गरदारी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, जिसके अकॉर्डिंग जो है लैंडलॉर्ड का जो शेयर था दैट वाज बीइंग लिमिटेड टू 1/3 ऑफ द टोटल। लेकिन ये जो लॉ है ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन आया, विच वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्लाउड कमीशन, और उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी शेयर क्रॉपर्स के फेवर में, यानी 1/3 जो है वो ही सिर्फ 1/3 जितना ही उनको रेंट देना पड़ेगा टू दी जोतेदार्स। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सारे पीजेंट मूवमेंट्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो जब हम ये सारे पीजेंट मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस से पहले हुए थे, और इन सारे मूवमेंट्स को ब्रिटिशर्स ने रिप्रेस कर दिया था। लेकिन सबसे इन पीजेंट मूवमेंट का जो फ़ायदा हुआ वो हम देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद में। तो यानी इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी अग्रेरियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए थे वहाँ पर ज़मींदारी को अबॉलिश कर दिया गया, और जितनी भी क्लासेस थी जो एक्सप्लॉइट करती थी कल्टिवेटर्स को, उनको भी उनकी पावर ले ली गई, और इसी वजह से जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
मतलब 4 हमारे पास इवेंट्स दे दिए हुए हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था। इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, डेक्कन राइट एंड म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज। और इस क्वेश्चन में हमें उनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, देन कौन सा, इस तरीके से। तो इन चारों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो हुआ था दैट हैपेंड म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज, जिसे 1857 के रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1857 में हुई थी। तो सबसे पहले हमारा 4th इवेंट हुआ था। तो इस तरीके से हम सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि संथाल रिबेलियन हुआ था, उसके अभी मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने देखा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था और उसके बाद फिर डेक्कन रायट हुआ था। तो इस तरीके से ये सारे इवेंट्स हुए थे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो यू कैन गो टू प्रीवियस स्लाइड्स और वहाँ पर आप इनको जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो है 4, देन संथाल रिबेलियन 2, then Indigo Revolt 1 and then Deccan Riot 3. So our sequence is 4 2 1 3. So our answer is A. Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 2013 and the question is the demand for the Tibhaga peasant movement in Bengal was for. तो अभी हमने तिभागा पीजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा और उसमें जितने भी पीजेंट्स थे उनकी डिमांड ये थी कि लैंडलॉर्ड को 1/2 की जगह सिर्फ 1/3 ही शेयर दिया जाए। तो ये जो है ये हमारा ए ऑप्शन में लिखा है। सो हमने यहाँ से आंसर डिड्यूस कर लिया कि आर आंसर इज ए, दैट इज द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। सो आर आंसर इज ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई हैं जिसमें एक तरफ हमें रिवोल्ट्स दिए हुए हैं, मोपला रिवोल्ट है, पबना रिवोल्ट है, एका मूवमेंट है और बिरसा मुंडा रिवोल्ट है। दूसरी तरफ कि ये किन किन रीजन्स में हुई थी। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन सी रिवोल्ट किस रीजन में हुई है, ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चारों रिवोल्ट के बारे में मैंने आपको उस टेबल में बता दिया था। साथ में एका और पबना रिवोल्ट जो है इनको तो मैंने पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है आपको। तो इन चारों के बारे में आप प्रीवियस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको असाइनमेंट के लिए देती हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके कमेंट करके बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसलिए देती हूँ सो दैट आपको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि एग्जाम में तो देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और साथ में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो फिर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2015 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में जो फ्यूडल सिस्टम था इंडिया में तो उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या थे। तो पहला स्टेटमेंट है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि एक जो राजा होता है वो तो होता ही है, जो रूलर होता है मेन रूलर तो होता ही है, लेकिन वो रूलर जो होता है वो अपनी तरफ से डिफरेंट रीजन्स में एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है अपनी तरफ से वहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। तो ये जो है फ्यूडल सिस्टम है। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो तभी इवॉल्व होता है, तभी इमर्ज होता है जब जो सेंट्रल जो रूलर होता है वो वीक हो जाता है और जो प्रोविंसेस में वो पर्सन्स को बैठाता है अपनी तरफ से वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम इमर्ज होता है फ्यूडल सिस्टम वो तभी इमर्ज होता है जब सेंटर वीक होता है, प्रोविंसेस के जो लीडर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें उल्टा दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और जब हमने फर्स्ट को एलिमिनेट कर लिया तो ए और डी ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ आंसर मस्ट बी बी और सी। तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे कि एमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड। तो हमने देखा है कि फ्यूडल सिस्टम में जो रूलर होता है और वो जिन पर्सन्स को प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट करता है उनको वो लैंड का पोजीशन और कंट्रोल दे देता है। जैसे हमने ब्रिटिशर्स के टाइम में देखा कि ज़मींदार को लैंड का ओनर बना दिया गया था, प्लस उनको रेंट कलेक्ट करने की राइट दे दी गई थी। तो इसी तरीके से फ्यूडल सिस्टम में भी होता है।
तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोजेशन और लैंड का कंट्रोल और पोजेशन की बात होती है, उसी में ही इस सिस्टम को इमर्ज किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचे थे, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि थर्ड दोनों में है। तो थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ही, क्योंकि हमने देखा कि फ्यूडल लॉर्ड और जो उसका ओवरलॉर्ड होता है, यानी जो सेंटर में रूलर होता है, उन दोनों के बीच लॉर्ड और वेसल का रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो सेकंड है और थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों हमारे करेक्ट हैं, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंडिया में लैंड सेटलमेंट का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं, और जो मैंने आपको वहाँ पर टेबल बताई थी उसको आप बार बार रिवाइज कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने डिस्कस किया सारे पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आई होप कि हमारे डेली अपडेट से आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी। सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डेली अपडेट्स, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। सो इसके आगे के जो इवेंट्स हैं वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज़, बाय बाय।